नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है और वो किस तरह कंपनी को सेलेक्ट करते हैं और किस सिचुएशन में और कौन सी टाइमिंग में कंपनी को बाय करते हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वॉरेन बफेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग के सीरीज में जस्ट मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। या वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग सीरीज में हम दो चीज सीखेंगे कि व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय। इसका मतलब व्हाट टू बाय में ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसे हमें एनालाइज करना है अपने बाय कैंडिडेट के लिए। इसका मतलब वॉरेन बफेट किस तरीके की कंपनी को प्रेफर करते हैं बाय करना और किस तरीके की कंपनी को प्रेफर नहीं करते हैं बाय करना, वो आज हम सीखेंगे। जो दूसरी चीज हम सीखेंगे वो है व्हेन टू बाय। व्हेन टू बाय मतलब कि वो कंपनीज को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, तो क्या उसे कभी भी बाय किया जा सकता है या कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम जब हम उसे बाय करेंगे उन कंपनीज के स्टॉक्स को, तो वो हम सीखेंगे व्हेन टू बाय में। आज की वीडियो में हमारा फोकस पूरा व्हाट टू बाय में है। हम सीखेंगे कि कैसे कंपनीज को सेलेक्ट करना है, कंपनीज में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, वो हम सीखेंगे आज के वीडियोस में। कंपनी को हमने दो भागों में बांटा है व्हाट टू बाय में, कि कंपनीज दो तरीके की होती हैं। सबसे पहली कंपनी कहलाती है कॉमोडिटी टाइप बिजनेस और सेकंड कंपनी कहलाती है मोनोपोली टाइप बिजनेस। वैसे तो नाम पढ़ के ही समझ में आता है मोनोपोली टाइप बिजनेस में कि कंपनी कुछ हद तक उस सेक्टर में मोनोपोली का काम करती है, मतलब अकेले ही ऑपरेट कर रही है। बट इसके कुछ और मीनिंग निकल सकते हैं जो हम आगे जानेंगे। और कमोडिटी टाइप बिजनेस में जनरली कमोडिटीज नहीं बट ऐसी कंपनीज जो कि काइंड ऑफ मोनोपोली नहीं है, राइट। ये मेजर डिफरेंस है। मोनोपोली बिजनेस क्या होता है वो हम सीखेंगे आइडेंटिफाइंग मोनोपोली टाइप बिजनेस में, राइट। हम ये देखेंगे कि कौन ऐसी कंपनीज है, क्या उसके फीचर्स है जिसके थ्रू वो कहलाती है मोनोपोली टाइप बिजनेस। दूसरा हम जानेंगे उस कंपनी के अर्निंग ट्रेंड्स कैसे होते हैं। हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कंपनीज है जो वॉरेन बफेट जनरली इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, वो क्या क्या फीचर्स शो करती हैं। आपको आउटराइटली तो पता नहीं चलेगा कि ये कंपनीज है जो हमें बाय करनी है। हमें उसके कुछ कुछ फीचर्स देखने हैं कि ऐसी कंपनीज जनरली होती हैं जो आगे जाके आउट परफॉर्म करती हैं। वो हम सीखने वाले हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। तो सबसे पहला था हमारा आइडेंटिफाइंग मोनोपोली टाइप बिजनेस, सेकंड अर्निंग ट्रेंड्स, थर्ड है डेट, फोर्थ है रिटर्न ऑफ इक्विटी। हम ये देखेंगे कि उनके रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या क्या ट्रेंड होना चाहिए एंड कौन सा अच्छा ट्रेंड होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी चीजें हम जानेंगे रिटर्न ऑफ इक्विटी में। जो नेक्स्ट चीज है वो रिटेन्ड अर्निंग के बारे में हम देखेंगे। इन कंपनीज की रिटेन्ड अर्निंग कैसी होती है, वो किस तरीके से यूज करते हैं, वो हम जानेंगे यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में। और लास्ट है प्रोडक्ट प्राइसिंग फ्रीडम। प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में हम जानेंगे कि उन कंपनीज की प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे रहती है। आज हम पूरा जो वीडियो है उसमें ये सारे चीजें डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाइंग मोनोपोली टाइप बिजनेस से। आइडेंटिफाइंग मोनोपोली टाइप बिजनेस में हम एक डिफरेंस देख रहे हैं कि कमोडिटी टाइप बिजनेस और मोनोपोली टाइप बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। जनरली कमोडिटी टाइप जो बिजनेस होती है वो जेनेरिक प्रोडक्ट्स सेल करती है। काइंड ऑफ यू कैन से कि आज के दिन में हमारे लिए जेनेरिक प्रोडक्ट्स क्लोथ्स सारे बेच रहे हैं, सोप हो गया या डेली यूज के सामान हो गए या और कोई भी जो इन जनरल प्रोडक्ट्स है जो जिसके अंदर काफी सारी कंपनीज है, काफी सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रही हैं, वो कहलाती है कमोडिटी टाइप बिजनेस। उसकी जगह अगर मोनोपोली टाइप बिजनेस है, सब मोनोपोली बिजनेस जो है वो ब्रांड नेम प्रोडक्ट सेल करती हैं, साथ ही साथ उनका यूनिक पोजीशन होता है मार्केट में। इसमें हमको दो चीज समझ में आती है, या तो वो सिंगल कंपनी है जो वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, ओके, या फिर जो सेकंड है वो ये है कि है तो दो तीन कंपनीज बट उसका जो प्रोडक्ट है सेम प्रोडक्ट है या सिमिलर प्रोडक्ट है, बट जो उसका प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम चलता है।
राइट। सो ऐसी टाइप की कंपनी कहलाएगी मोनोपोली टाइप बिजनेस, क्योंकि वो उसका ब्रांड नेम से ही उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसका खुद का यूनिक पोजीशन है मार्केट में, राइट। अगर एग्जांपल के लिए मैं ले तो लिवाइस जो है या फिर रिबॉक है, तो शूज और क्लोथ्स ही, बट इनके ब्रांड नेम से ही कपड़े बिकते हैं, इनके ब्रांड नेम से ही जूते बिकते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स जो इनके ब्रांड नेम से ही चलते हैं। सो है तो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, बट उनका ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, राइट। जॉकी हो गया, राइट। बोट के प्रोडक्ट्स हो गए, आजकल इंडियन मार्केट में एटलीस्ट बोट चल रहा है, वन प्लस चल रहा है। सो ऐसी कोई भी कंपनीज जो कि है तो सिमिलर टाइप की, बट वो ब्रांड नेम या फिर यूनिक पोजीशन रखती है मार्केट में, सो वो कहलाएंगी मोनोपोली बिजनेस, ठीक है। सेकंड जो होता है, जो कमोडिटी टाइप बिजनेस है, जो जेनेरिक प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, उनका प्राइम जो कस्टमर का है उसका प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर होता है प्राइस। इसका मतलब है एक एक्स प्रोडक्ट है और एक वाई प्रोडक्ट है, दोनों सिमिलर है। सो एज अ कस्टमर, मोस्टली कस्टमर जो जेनेरिक प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो ये देखते हैं कि इसका प्राइस अगर से 1000 रुपीज है और इसका 990 रुपीज है, सो लोग यहां चले आएंगे और ये वाला प्रोडक्ट बाय करेंगे। मतलब उनको ये प्रोडक्ट जो इटसेल्फ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ये देखते हैं कि क्या इसका कम दाम मिल रहा है, कम पैसे में मिल रहा है, अगर हाँ तो वो प्रोडक्ट ले लेंगे। वो कहलाता है कमोडिटी टाइप बिजनेस, जहां की प्राइस जो होता है वो सोल मोटिवेटिंग फैक्टर होता है उस कमोडिटी को या को बाय करने या सेल करने का। उसका इंपैक्ट क्या होता है, क्योंकि हम प्राइस के थ्रू, हम हो सकता है ये एक्स कंपनी है और ये वाई कंपनी है, इसके प्रोडक्ट थोड़े चीप हैं एज कंपेयर टू वाई कंपनी, सो बहुत सारे लोग यहां आएंगे और कुछ लोग ही बस यहां आएंगे, तो इसका वॉल्यूम, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका वॉल्यूम सेल होगा हाई और इसका कम सेल होगा। सो प्राइस अगर मोटिवेटिंग फैक्टर है, सो कंपनी को या तो ये वाली कंपनी को या क्या करना पड़ेगा, या तो प्राइस कम करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इतने जो कम सेल हो रहा है उसमें ही काम चलाना पड़ेगा। सो इस प्राइस कॉम्पिटी तो इन कंपनीज के बीच में प्राइस कंपटीशन चलता है, अगर ये थोड़ा कम करेंगी तो ये थोड़ा और कम कर देगा, राइट, जितना कर सकता है। सो ऐसे केसेस में जब प्राइस मोटिवेटिंग फैक्टर है, जो जेनेरिक प्रोडक्ट है, उसके केस में एक तो प्राइस कंपटीशन होता है, ठीक है, उसके कारण लो प्रॉफिट मार्जिन होता है कंपनी को, और रिजल्टेंट लो शेयर होल्डर्स रिटर्न होता है। मतलब क्योंकि कंपनी ही खुद कमा नहीं पा रही है तो अपने शेयर होल्डर को क्या देगी, राइट। सो ये रिजल्ट होता है कमोडिटी टाइप बिजनेस का। अगर हम मोनोपोली की बात करें तो क्योंकि प्राइस मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता है उन कंपनीज के लिए, जैसे कि हमने सीखा वो ब्रांड नेम से चलती है, उनका कुछ यूनिक पोजीशन है, उसके कारण वो हाई प्राइस चार्ज कर सकती हैं और फिर भी कस्टमर उनको छोड़ के नहीं जाते हैं, राइट। जैसे लिवाइस है, मुझे बाय करना है, मैं लिवाइस का ही बाय करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो 100 रुपए ज्यादा है या 200 रुपए ज्यादा है, तो वो ब्रांड नेम उसको अफेक्ट कर रहा है, ना कि प्राइस, राइट। सो वो कंपनीज जो है वो हाई प्राइस चार्ज कर सकती हैं, जिसका रिजल्ट होता है हाई प्रॉफिट मार्जिन, और डेफिनेटली शेयर होल्डर रिटर्न भी उनका हाई होता है, ठीक है। सो ये फर्क होता है कमोडिटी और मोनोपोली बिजनेस में। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मोनोपोली बिजनेस में, वो क्या होता है, जैसे कि हमने यहां से सीखा, ये एक दूसरे से रिलेटेड है बाय द वे, राइट। तो जेनेरिक प्रोडक्ट है तो मोस्टली लो प्रॉफिट मार्जिन है और लो शेयर होल्डर रिटर्न है। उसके कारण होता क्या है कि इनके पास प्रॉफिट होता नहीं है, राइट, रिटेन अर्निंग कम है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए मोस्टली प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होता है, जो बार बार आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ईयर टू ईयर, और इन अ सेगमेंट ऑफ ईयर, या कुछ कुछ सालों में आपको प्लांट एंड मशीनरी में, फिक्स्ड एसेट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दैट ऑपरेशन, ठीक है। बट जो मोनोपोली टाइप बिजनेस होती है वो जनरली उनको मेजर कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं होता है, राइट। इसका जो इम्पैक्ट है और इसका जो यूज है, हम वो आगे आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम मोनोपोली टाइप बिजनेस में बोले तो ऐसी कंपनीज जिनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, ऐसी कंपनीज जो कि हायर प्राइस चार्ज कर सकती हैं, ऐसी कंपनीज जिसका ब्रांड नेम हो मार्केट में, वो कहलाती है मोनोपोली टाइप बिजनेस। फोर्थ, ऐसी जो कमोडिटी टाइप बिजनेस होती हैं वो जनरली हाई रेट में रहती है। इसका रीजन आपको अब पता तो चल ही गया होगा, क्योंकि उनका होता है लो प्रॉफिट मार्जिन। लो प्रॉफिट होने के कारण उनके रिटेन्ड अर्निंग, मतलब खुद के पास तो पैसा होता नहीं है, और अगर उनको प्लांट एंड मशीनरी या ऑपरेशन को मेंटेन करना है,
सो उनको कहाँ जाना पड़ता है, डेट के पास, कि भाई हम लोन ले लेते हैं, उसके थ्रू हम ये रन करेंगे। डेट लेने से होता ये क्या है, उनको इंटरेस्ट का और एक्सपेंडिचर बढ़ता है, जिसके कारण और उसका प्रॉफिट डाउन हो जाता है। सो विशियस साइकिल है। तो ऐसी कंपनीज जो कमोडिटी टाइप बिजनेस होती हैं, उनके पास जनरली हाई डेट रहता है, हाई लोन रहता है, राइट। एज अगेंस्ट टू दैट मोनोपोली बिजनेस के पास क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग बहुत है, क्यों, क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन हाई है, राइट। सो जनरली वो डेट फ्री रहती हैं, अगर डेट रहा भी सो बहुत कम रहता है, राइट, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। सो एक और ये तरीका है हम कंपनीज को फाइंड आउट करने का कि क्या कंपनी के पास जनरली हाई रेट रहता है, अगर हाँ तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस मोनोपोली बिजनेस नहीं होगा, राइट। क्या कंपनी को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है ईयर टू ईयर, अगर हाँ तो वो मोनोपोली बिजनेस नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। सो हम ये जो सीखे, सॉरी, सो हमने जो ये पूरे केसेस देखे, इसके थ्रू हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि क्या उस कंपनी का ब्रांड नेम है, अगर हाँ तो हो सकता है कि वो मोनोपोली बिजनेस है, अगर नहीं तो वो कमोडिटी बिजनेस है और हमें इसे ध्यान नहीं देना है। हमें खोजनी है मोनोपोली टाइप बिजनेसेस, और उनके फीचर जनरली कुछ ऐसे होते हैं कि वो हाई प्रॉफिट मार्जिन रहती हैं, उनको मेजर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके ब्रांड नेम होते हैं, और जनरली उनके डेट नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, और वो भी कुछ सालों के लिए ही होते हैं, ठीक है। सो हमने ये जाना आइडेंटिफाइंग बिजनेस टाइप्स। सो हमने ये वाला अपना जो चीज है वो क्लियर कर लिया, आइडेंटिफाइंग मोनोपोली बिजनेस, राइट। आपको ये टिप्स में होने चाहिए, क्योंकि आप जब कंपनीज के एनालिसिस करेंगे तो ये याद नहीं रहेगा आपको, राइट। सो शॉर्ट में 4 पॉइंट है, नो मेजर इन्वेस्टमेंट, ज्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट जो है वो यूनिक होने चाहिए या ब्रांड नेम होना चाहिए, और साथ ही साथ कंपनी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, या फिर कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकती है, वो जनरली आपको पता चलेगा कि उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, राइट। सो ये हमारा प्रोसेस हो गया, ये टॉपिक हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाइंग अर्निंग ट्रेंड्स। हम ये देख रहे हैं कि उनके अर्निंग ट्रेंड्स कैसे होते हैं जनरली मोनोपोली टाइप बिजनेस के। सो आइडेंटिफाइंग अर्निंग ट्रेंड्स। सो एक बात देखिए, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, इसकी अर्निंग है 1.18, 1.23, 1.25, 1.27, 1.3, 1.42, 1.56, और ये जो कंपनी बी है उसकी 1.2 है। कंपेयर करें तो यहाँ पर कम था, यहाँ काफी ज्यादा हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ कम है, यहाँ भी नेगेटिव हो गया, और यहाँ बहुत ज्यादा हो गया। वैसे तो देखने में अच्छा लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा है और यहाँ पर इक्विवेलेंट काइंड ऑफ थिंग है, बट अगर हम ध्यान से देखें सो ये आपको एक समझ में आएगा कि ये जो कंपनी है उसका कंसिस्टेंट प्रॉफिट इंक्रीज है। हो सकता है कुछ सालों में इंक्रीज ना भी हो, ऑन एन एवरेज उसके आसपास हो, बट कंसिस्टेंट है कंपनी, जो अर्निंग है उसकी जो उस कंपनी की अर्निंग है वो कंसिस्टेंट है। बट इस कंपनी के केस में बहुत इरेटिक है, कभी बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट होता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर प्रॉफिट होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि आप अगर आपके पास एक ऑप्शन हो कि कंपनी ए और कंपनी बी को सेलेक्ट करेंगे, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे और क्यों? सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर कंपनी ए ही होगा, बट उसका रीजन क्या है, वाई हम कंपनी ए को सेलेक्ट करेंगे कंपनी बी को नहीं, जबकि हमको पता है कि हमको ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है कभी कभी। उसका रीजन ये है कि जब एक कंपनी आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखा रही है एज कंपेयर टू द अदर कंपनी जो कि बहुत ज्यादा डेविएटिंग है, उसका बहुत ज्यादा ऐसा फ्लक्चुएटिंग है, कभी बहुत ज्यादा हाई रहता है, कभी बहुत ज्यादा हाई रहता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जनरल जो पब्लिक है, जो जनरल पीपल है, वो प्रिफर करते हैं कंसिस्टेंसी, वो होते हैं रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स का मतलब ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी, एक्सेप्शन है हर चीज का इस दुनिया में एक्सेप्शन है, बट मैं जनरल पब्लिक की बात करूं तो वो रिस्क एवर्स होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में पीपल विल चूज कंपनी ए बिकॉज इस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्टैटिक है, मतलब इंक्रीजिंग में है, वो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं जा रहा है। सो अगर मैं आपको प्रिडिक्ट करने बोलूं कि 8th ईयर में इसका मोस्ट ऑफ द केसेस में एकदम जनरल जैसे बोलते हैं ना तुक्का मारने का, वो कितना होगा, सो मोस्ट ऑफ द आप बोलोगे 1.3 से 1.7 के आसपास कुछ आएगा, बट यू आर क्वाइट ऑफ द श्योर कि 80-90% चांस है कि इतना आएगा। बट इस कंपनी के अगर मैं आपको
प्रोबेबिलिटी बोलूं कि अर्निंग बताऊं, सो बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मतलब पॉसिबल नहीं है। कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव, आप बोलोगे नहीं बता सकते हम, राइट। सो ये होता है अर्निंग ट्रेंड्स का। अगर एक कंपनी बहुत इंक्रीजिंग ऑर्डर में और स्ट्रॉन्ग अपवर्ड अर्निंग ट्रेंड शो कर रही है, सो हम उस कंपनी को प्रिफर करेंगे एज कंपेयर टू द अदर कंपनी, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया और आइडेंटिफाइंग मोनोपोली बिजनेस, सेकंड हमने देख लिया आइडेंटिफाइंग अर्निंग ट्रेंड्स। सो वी आर लर्निंग एनालाइजिंग डेट एंड लेट्स सी। So analysis of debt. So in general in order to analyze debt, हमको जब एनालाइज करना होता है डेट को, तो हम जनरली यूज करते हैं डेट इक्विटी रेशियो का। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको या मिस्टर एक्स को एक लोन लेना है, वो आईसीआईसीआई कंपनी के पास गया और बोला कि मुझे 1 करोड़ का लोन लेना है। सब तो कंपनी सबसे पहले क्या मांगती है? क्या वो बोलती है कि आपके पास कितनी एसेट है डिक्लेयर करो? बिल्कुल नहीं। क्या वो बोलती है कि आपका जो एसेट होने वाला है उतना मेरे लिए सफिशिएंट है, ये लीजिए 1 करोड़? क्या इतना इजीली कंपनी लोन दे देती है? शायद बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कि जो लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है वो पूछती है कि आपकी अर्निंग्स क्या हो रही है, राइट। सो अगर आप जॉब में हैं तो आप मुझे आपका इनकम स्टेटमेंट या पे स्लिप दे दीजिए, राइट। यही कंपनी पूछती है। या फिर ये बोलती है कि अगर आप अच्छा आप जॉब में नहीं है, बिजनेस में है, तो आप मेरे को जो आईटीआर भरा है ना, आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, सॉरी आईटीआर भरा है, उसके 3 साल का मेरे को कॉपी दे दीजिए, राइट। सोल पर्पज ये बोलने का ये है कि जब भी आप अगर लोन लेने जाएंगे, सो कंपनी सबसे पहले आपकी अर्निंग चेक करती है। वो इसलिए चेक करती है क्योंकि जो लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो ये देखना चाहती है कि क्या आप इतना मनी अर्न करते हो कि मेरा लोन चुका पाओ, ठीक है। बट फिर वो एसेट का क्या? सपोज आप हाउस परचेज करना था आपको और उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए था, इसीलिए आप आईसीआईसीआई बैंक में गए थे। सो ये जो हाउस है वो तो कोलेट्रल रहेगा कंपनी के पास, और अगर ये भी कम पड़ गया तो वो आपके घर में घुस जाएगी और पैसा मांगेगी। तो वो तीसरी गारंटर अलग चीज है और वो सब सब तो बहुत अलग चीज है। बट सबसे पहले जो कंपनी चेक करती है वो चेक करती है आपकी इनकम। सो सिमिलरली बिजनेस में अगर आप लोन ले रहे हैं, सो उसका मेन इंपॉर्टेंस जो है, उसका आप रीपे कर पाएंगे कि नहीं, वो इंपॉर्टेंस होना चाहिए अर्निंग, ना कि शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट। सो जो हमारा फॉर्मूला है डेट इक्विटी, वो एक काइंड ऑफ अ फ्लॉ है कि हम जो डेट है उसको इक्विटी से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि अगर 1.5 है तो ओके है, या 2 से लेस देन है, 2 से कम है तो चलेगा। ये एक बहुत गलत तरीका है डेट लोन को इवेल्युएट करने का कंपनी टू कंपनी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी के पर्सपेक्टिव में। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ठीक है। इस कंपनी ने डेट लिया है 70 मिलियन और इस कंपनी के पास डेट है 35 मिलियन, ठीक है। इसकी इक्विटी है लेट्स से 30 मिलियन और इसकी इक्विटी है 100 मिलियन। बट इसकी जो अर्निंग है वो लगभग है, एक साल में ये कमाती है करीब 20 to 25, ठीक है। और ये करीब कमाती है 5 मिलियन, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि अगर एक साल में 25 कमाती है तो 30 मिलियन कैसे? क्योंकि वो इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। हम उस चीज में नहीं जा रहे हैं अभी, तो ये मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। सो हमने देखा कि कंपनी ए के पास डेट है 70 मिलियन, कंपनी बी के पास डेट है 35 मिलियन। तो आउटराइटली हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी बी अच्छी है। इसके पास इक्विटी 30 मिलियन है, इसके पास इक्विटी 100 मिलियन है, तो रेशियो हुआ 0.35 और ये आई थिंक 2 से ज्यादा ही है। सो एज पर द ट्रेडिशनल फॉर्मूला हमको दिखता है कि कंपनी बी इज बेटर। बट अगर हम और थोड़ा डीप में जाएं और देखें कि इसकी अर्निंग एक साल में 25 मिलियन कमाता है और एक साल में ये 5 मिलियन कमाता है, सो जरा सोच के देखिए इस कंपनी को ये पूरा डेट अगर चुकाना है तो कितने साल लगेंगे? आई थिंक 3 साल में ये जो कंपनी ए है, अगर वो कुछ जो जितनी भी अर्निंग है उसको पूरा डेट पे करने में चुका है तो 3 साल में कंपनी अपने
जो लोन है उसको पूरा रीपे कर देगी। अगर हम कंपनी बी की बात करें तो 5 मिलियन तो कंपनी कमाती है और 35 मिलियन तो उसका डेट है, तो लगभग 7 साल, मैं इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, जो ओरिजिनल डेट है, ओरिजिनल लोन है, उसको ही पे ऑफ करने के लिए कंपनी को 7 साल लग जाएंगे। अगर मैं आपको ये फिगर बोलूँ अब कि इस कंपनी को अपने डेट पे करने के लिए सिर्फ 3 साल लगेंगे और इस कंपनी को पे करने के लिए 7 साल लगेंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी बेटर है? ऑब्वियसली कंपनी ए। ठीक है, ये फिक्टिरियस एग्जांपल तो जरूर है, बट ऐसे केसेस आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। जब आप कंपनी की एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो ऐसे केसेस मिलेंगे। जैसे कि हमने सीखा, इस कंपनी की अर्निंग और डेट इंपॉर्टेंट है, ना कि डेट और इक्विटी, क्योंकि बैंक्स के लिए जो इक्विटी है ना, वो एक कोलेटरल की तरह है कि कभी आप अगर डिफॉल्ट कर दो बाय चांस, तब मैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर के जो इक्विटी है या रिटेन अर्निंग है उसके पास जाऊंगा। बट मेरा प्राइम मोटिव आपकी इक्विटी को छूना नहीं है, मेरा प्राइम मोटिव है कि आप अपनी अर्निंग से मेरे को पैसा दे सकते हो क्या? अगर हाँ दे सकते हो सो ले लीजिए आके लोन। ठीक है, सो दैट्स वाई जो डेट इक्विटी रेशियो है वो एक फ्लॉ है, वो जनरली हमें यूज नहीं करना है। हमें यूज क्या करना है? हमें यूज करना है डेट बाय नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है कंपनी ने कितना लोन लिया है डिवाइडेड बाय एक साल में कंपनी लगभग कितना कमाती है, लेट्स से 17, राइट। ये क्या निकल के आएगा कि कंपनी कितने सालों में, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों में अपनी अर्निंग के थ्रू अपना डेट चुका पाएगी। और एकदम सिंपल भाषा में एग्जांपल दूं तो मेरी इनकम है 4 करोड़ पर ईयर और मैंने लोन लिया है 5 करोड़। आपको क्या लगता है एक साल, लगभग उससे थोड़ा, एक साल 1.2 ईयर्स में मैं अपना पूरा लोन चुका दूंगा। ये कंपनी की एफिशिएंसी दिखा रही है कि कंपनी कितनी एफिशिएंट है अपने लोन को पे ऑफ करने के लिए, और जितना जल्दी पे ऑफ करेगी उतना इंटरेस्ट कम लगेगा, जितना इंटरेस्ट कम होगा उतना प्रॉफिट इंक्रीज होगा। समझ रहे बातों को? सारे इंटरलिंक्ड है, राइट। मोस्टली हमें क्या चेक करना है? डेट इक्विटी रेशियो नहीं, हमें यह चेक करना है कि उस कंपनी का जो डेट है और डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, वो एक रेशियो निकलेगा, वो ये शो करेगा कि कितने सालों में, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों में कंपनी अपना डेट चुकाएगी। जो कम है वो हमारे लिए बेस्ट है, जो कम है वो हमारे लिए बेस्ट है, जो ज्यादा है वो हमें ध्यान नहीं देना है या फिर उसको सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। बात हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी, 4 कंपनी, और हम चारों को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम सब इसके सारे चीज देखने वाले हैं। सिर्फ हम अगर डेट इक्विटी की बात करें तो वो बस नहीं देखेंगे, हम काफी चीजें देखने वाले हैं कि कंपनी ये मोनोपोली है, ये कमोडिटी टाइप बिजनेस है, ये भी मोनोपोली है, ये भी मोनोपोली है। कंपनी के पास जो डेट अर्निंग रेशियो है इसका 0.35 है, इसका 0.2 है, इसका 1.2 है, राइट, डेट अर्निंग रेशियो। फिर जो कंपनी है उसका ब्रांड नेम चलता है, इसका ब्रांड नेम नहीं है, इसका भी ब्रांड नेम चलता है। हम कंपेयर कर रहे हैं ओवरऑल होल जो हमने आज अभी तक पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सी कंपनी है जो काफी ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करती है या काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास लेट्स से 10 लाख रुपए लगाने के लिए और आप इनमें से एक कंपनी में लगाना चाहते हैं, तो हम मोस्टली प्रिफर करेंगे कंपनी ए को, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वो सिमिलर है, राइट। ऐसा एनालाइज किया जाएगा आगे चल के। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि डेट इक्विटी एनालाइज, डेट को एनालाइज करने के लिए, लोन को एनालाइज करने के लिए डेट इक्विटी रेशियो जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें यूज करना है डेट अर्निंग रेशियो। डेट अर्निंग रेशियो क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेट, अमाउंट ऑफ लोन, ये आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट फॉर दैट ईयर। उस कंपनी का प्रॉफिट क्या है उस सालों में, इससे क्या निकल के आएगा? इससे निकल के ये आएगा कि नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितने सालों में अपना डेट चुका सकती है अगर इतना ही प्रॉफिट कमाते रही तो। हायर इज द बेटर और लोअर इज द बेटर, लोअर इज द बेटर, कि जितने कम साल में कमा पाएगी उतनी ज्यादा अच्छी बात है। हमने अभी पढ़ा एनालाइजिंग डेट, और ये दोनों हमने कवर कर लिया है। अब तीसरी जो बात है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी। तो हमने जब आइडेंटिफाइंग मोनोपोली बिजनेस पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? एक कंपनी है जो अपने प्राइस खुद डिसाइड कर सकती है, खुद डिसाइड कर सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी चार्ज करे, बट हाँ अगर एक कंपनी 20 रुपए में बेच रही है और जो दूसरी कंपनी है जिसका ब्रांड है वो लगभग 27-30 रुपए में बेच रही है,
सो कस्टमर्स ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो इसके पास आ जाएंगे, जो वो कंपनी बी है या जो दूसरी कंपनी है जिसका ब्रांड नेम है, वो भले ही थोड़ा ज्यादा चार्ज करे, बट कस्टमर चाहते हैं कि नहीं भाई हम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही परचेस करेंगे, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, क्योंकि कंपनी ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही है उसकी प्रॉफिट ज्यादा होगी, करेक्ट है। और क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू, अगर हम ये दोनों कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इसका जो नेटवर्थ है वो ज्यादा होगा। मतलब सपोज मैं हूं और एक सेकंड पर्सन है, मेरी अर्निंग 1 करोड़ है, उसकी अर्निंग मान लीजिए 70 लाख रुपए है। तो क्या लगता है आपको 10 साल के टेन्योर में मेरे पास ज्यादा पैसा रहेगा या उसके पास ज्यादा पैसा रहेगा? मेरे पास ज्यादा पैसा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 30 लाख रुपए हर साल में ज्यादा कमा रहा हूं, तो एटलीस्ट 10 साल में 3 करोड़ रुपए तो मेरे पास ज्यादा होगा। सो दैट एग्जैक्टली वी आर डिस्कसिंग कि अगर किसी कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी ज्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी अब क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसने 12 करोड़ रुपए इस साल कमाया, खर्चे में 8 करोड़ रुपए गंवाया, 4 करोड़ रुपए बाकी है, ठीक है। और इक्विटी है, मान लीजिए इक्विटी होल्डर जो है उसका 10 करोड़ है, तो आप कितना हुआ 4/10, मतलब ये 4 करोड़ रुपए मैं पूरा इनको बांट सकता हूं, क्योंकि मैंने खर्चा इंटरेस्ट सब माइनस कर दिया यहाँ पर, राइट। सो ये जो बचा हुआ पैसा होता है वो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। सो मैं 40% अर्न कर रहा हूं ऑन इक्विटी, ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लीजिए एक दूसरी कंपनी है जिसका 12 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए वो खर्चा करती है, 2 करोड़ रुपए कमाती है, इसका भी इक्विटी अगर 10% है तो ये कहलाएगा 20%। मतलब जो इक्विटी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल है, उसके ऊपर वो कितना कमा रहा है, 2, राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी। सो जिस कंपनी का आप कंपेयर कीजिए 40 और 20 को, तो जिस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी ज्यादा है ऑब्वियसली उसका स्टॉक प्राइस ज्यादा रहेगा, ये तो आप मानते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक कंपनी है जो या एक पर्सन है, आप मान लीजिए इन्वेस्ट करने गए किसी के पास, 2 पर्सन खड़े हुए हैं, वो बोलते हैं कि मैं आपको 40% रिटर्न दूंगा, और दूसरा बोलता है मैं आपको 20% रिटर्न दूंगा, तो आप किसके पास जाओगे? 40% के पास। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। अब वो सब छोड़ दीजिए, डिफॉल्ट रेट वगैरह छोड़ देते अपन, राइट। सो जिसका हाई आरओई है वो शो करता है कि उसकी गुड अर्निंग पावर है, राइट। तभी तो मतलब अगर जब तक वो 4 करोड़ कमाएगी नहीं, आपको लाके कैसे देगी? वो माइनस नेगेटिव कमा रही है तो आपको लाके थोड़ी देगी। सो गुड आरओई इंडिकेट्स गुड अर्निंग पावर। और साथ ही साथ क्योंकि उसका आरओई ज्यादा है, शेयर होल्डर्स वेल्थ बहुत ज्यादा होता है। सो एक गुड आरओई क्या कहलाता है? गुड आरओई अब डिपेंड करता है, बट मोस्टली जो रेंज है वो 15 से 20% का है। मतलब आपको ऐसी कंपनीज देखनी है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के को कितना पैसा दे रही है कंपनी ईयर टू ईयर परसेंटेज बेसिस में, ठीक है। दिस इज डिनोटेड इन परसेंटेज। सो एक जो स्टैंडर्ड है वो 15-20%। आपको ये कंपनीज ढूंढनी है जो कम से कम 15 या 20% तो रिटर्न देती है। हम उस जब कंपनी को एनालाइज करेंगे तो मोस्टली ऐसी कंपनीज प्रीफर करेंगे जो 15 से 20% या उससे ज्यादा। डेफिनेटली ये मिनिमम रेट है, फ्लोर रेट है, राइट। अगर उससे ज्यादा मेरे को 40% मिल रहा है तो ऑब्वियसली मैं 40 के पास जाऊंगा, 15-20 के पास क्यों जाऊंगा, ठीक है। सो एक मिनिमम है 15 से 20%, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए तो लगभग 20%, 25% ऐसी कंपनीज हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देती है। सो व्हाई नॉट चूज द बेस्ट, ठीक है। ठीक है, सो हमने पढ़ लिया रिटर्न ऑन इक्विटी भी। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। हमने इसका थोड़ा सा नॉलेज लिया था जब हम मोनोपोली बिजनेस आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, एक कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग, सबसे पहले क्या होता है रिटेन्ड अर्निंग मतलब, जैसे कि हमने कहा कि वो 12 करोड़ कमाती है, 8 करोड़ उसका खर्चा लगता है, 4 करोड़ रुपए बचा है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। बट इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कर सकती है? इसका सबसे पहले तो ये डिविडेंड दे सकती है, और या ये बोलेगी कि मैं कोई भी डिविडेंड नहीं दूंगी। अगर इसने डिविडेंड मान लीजिए वह 1 करोड़ रुपए दिया, तो अब कंपनी के पास 4 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ ही बाकी है, राइट। और अगर ये कंपनी बोलती है कि मैं डिविडेंड नहीं दूंगी, तो इसके पास अभी भी 4 करोड़ है। सो ये जो 3 करोड़ और ये 4 करोड़ है ना, वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहलाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स, बचा हुआ पैसा, बचा हुआ कमाया हुआ पैसा जो बच गया या जो बचा लिया, राइट। सो रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हम बात कर रहे हैं कि एक कंपनी जो है वो अपने रिटेन्ड अर्निंग का कैसे यूज करती है, वो भी बहुत डिपेंड करता है
उसकी स्टॉक प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज एक कंपनी है जो रिटेन अर्निंग तो बहुत सारा है, अब हम इस कैटेगरी में पहुंच चुके हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा, बहुत सारा, राइट, मैं लिख देता हूं, बहुत सारा पैसा है मेरे पास। मतलब ऐसी ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है, उसमें से हम एनालाइज करके डी को तो काट दिए और यहां पर पहुंचे कि सारी चीजें मैच करती हैं और तीनों के बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। तो हम ये देखेंगे ये कंपनी यूज कैसे कर रही है अपने बचे हुए पैसे का, क्या तिजोरी में बांध के रख दिया है, नहीं, तो कैसे कर रही है, राइट। सो एक इनमें से एक कंपनी है जो क्या करती है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करती है, उसको हर 5 साल में या हर 3 साल में अपनी जो प्लांट एंड मशीनरी है ना वो वापस खरीदनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको जो प्लांट एंड मशीनरी है वो खराब हो गई है और अगर अपने बिजनेस को चलाना है उसे तो प्लांट एंड मशीनरी तो खरीदना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो एक कंपनी है जो प्लांट एंड मशीनरी में लगाती है पैसा। दूसरी कंपनी है जो क्या करती है, मेरे को प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की जरूरत नहीं है, जो मेरे प्लांट है ना वो सालों साल चलते हैं, इतना टेंशन नहीं है मेरे को, बट मैं नया सॉरी अपने ही करंट बिजनेस को और फ्लरिश कर रहा हूं। मान लीजिए एक रिटेल शॉप है, ठीक है, उसका दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, लखनऊ सब जगह है, वो बोल रही है कि मैं और 4 स्टेट में अपना बिजनेस फैला रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है ना। तीसरी कंपनी वो बोलती है कि भाई करंट बिजनेस ठीक है, लगा दूंगी एक दो, मेरे को न्यू बिजनेस भी परचेज करना है क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि उस एक्स बिजनेस जो है ना, एक्स बिजनेस जो है आने वाले समय में, सपोज ग्रीन एनर्जी, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन, मेरे को नया बिजनेस खरीदना है, ठीक है। तो एक कंपनी क्या बोल रही है कि मैं प्लांट एंड मशीनरी में खर्चा करूंगी, मेरे को जरूरत है भाई, मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा बिजनेस जो चल रहा है ना वो भी बंद हो जाएगा। या दूसरा कि करंट बिजनेस में मेरे को और एक्सपांड करना है। तीसरा, मेरे को नया बिजनेस एक्वायर करना है। चौथा बोलता है कि भाई मेरे को तो रीपर्चेस करना है स्टॉक, ये जो मेरा बिजनेस है ना बहुत अच्छा चल रहा है, ये जो मेरा बिजनेस है ना, मेरे को न्यू बिजनेस भी दिख नहीं रहा है, ग्रीन एनर्जी में मेरे को जाना नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है और कोई बिजनेस ढंग से अभी दिख नहीं रहा है, मैं क्या काम करता हूं, जो स्टॉक है ना वो परचेस कर लेता हूं, ठीक है। इसके बाद आता है डिविडेंड देना एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है। सो हम ये देख रहे हैं कि रिटेन अर्निंग का कौन सा ऐसा अच्छा यूज है जो कि स्टॉक प्राइस को बढ़ाएगा। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, ऐसा स्टॉक या ऐसी कंपनी का स्टॉक बाय करना जो कि बाद में जाके इंक्रीज हो जाए। मानते हो आप, यही एम है हमारा, ठीक। तो अगर एक कंपनी को पीरियोडिकली एक खर्चा करना पड़ता है प्लांट एंड मशीनरी, जो आपको लगता है कि आपकी जो उसकी रिटेन अर्निंग है वो उतनी की इतनी रहेगी या बढ़ेगी, डेफिनेटली नॉट। अगर उसको अपना ऑपरेशन मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है तो लेट्स से इसके पास 25 करोड़ था, हर 3 साल में ये एक्स 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 माइनस करती जाएगी, तो इसकी रिटेन अर्निंग तो कम हो जाएगी। नो डाउट इसकी रिटेन अर्निंग इस साल बढ़ते भी जाएगी, बट लेट्स से कि वही है तो इसकी अल्टीमेटली तो डिक्रीज हो जाएगी ना। वही दूसरी कंपनी है वो क्या करती है, अपने बिजनेस को फ्लरिश कर रही है। इसका मतलब सपोज एक कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो जो कमाती है वो 20% कमाती है, जो भी सेल करती है, सपोज 100 रुपए का सेल की तो 20 रुपए कमाती है। वो क्या बोल रही है, इसको मैं रिप्लीकेट कर रही हूं, मतलब मेरे पास 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 है, मैं और 3 यूनिट यहां पर ला रही हूं, राइट। 3 यूनिट लाने का मतलब हायर सेल्स, सॉरी हायर सेल्स, हायर सेल्स का मतलब हायर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट का मतलब हायर रिटेन अर्निंग। सो अगर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है जो कि प्रॉफिटेबल है, जो कि प्रॉफिटेबल है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कंपनी अपने यूनिट बढ़ाएगी उसकी सेल बढ़ेगी, उसकी सेल बढ़ेगी तो पर रिटेन अर्निंग बढ़ेगा, रिटेन अर्निंग बढ़ेगा तो मेरा स्टॉक का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए है प्लस पॉइंट। कंपनी क्या कर रही है, न्यू बिजनेस एक्वायर कर रही है, ये थोड़ा डाइसी होता है क्योंकि जब आप जब एनालिस्ट आप एनालाइज कर रहे हैं तो आपको पता नहीं ना कि वो बिजनेस कितना कमा के देगा इसको और कितने साल लगेंगे उसको स्टेबलाइज होने में। इसमें क्या होता है, उसको पता है कि क्या प्रोसेस है, क्या कैसे करना है, सब पता है उसको करंट बिजनेस में। जब न्यू बिजनेस में जा रही है ना तो चाहे कितनी भी अच्छी एफिशिएंट हो, थोड़ा धक्का तो लगता है, थोड़ा स्लो डाउन होता है, ठीक है। तो उसमें बोलना मुश्किल है, बट अगर सच में कंपनी न्यू बिजनेस को अच्छे से एफिशिएंटली रन कर पाती है और उसको ग्रोथ प्रोजेक्टरी में ले जाती है तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, राइट। अब लास्ट आता है रीपर्चेज ऑफ स्टॉक। रीपर्चेज ऑफ स्टॉक मतलब मेरे पास 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, नंबर्स मान लीजिए आप, चलिए 10 लाख इक्विटी शेयर होल्डर। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को कोई करंट बिजनेस एक्सपांड करने का ऑप्शन दिख नहीं रहा है और न्यू बिजनेस भी मेरे को कोई अच्छा दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूं, अब पैसा पड़े पड़े तो क्या ही रिटर्न देगा ये, आप कहीं इन्वेस्ट
देखो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है, आप रिटेन्ड अर्निंग को ऐसे ही छोड़ दोगे तो स्टॉक प्राइस तो बढ़ नहीं जाएगा। आपको या तो उसके उस पैसे के दम पे और कुछ कमाना पड़ेगा, और वो भी उस रेट से कमाना पड़ेगा जो आपकी ऑपरेटिंग मार्जिन है। समझ रहे हो बात? अगर आप जनरल बिजनेस में 20% कमाते हो और ये रिटेन्ड अर्निंग में 10% कमाओगे, तो ओवरऑल आपकी जो इनकम है या रेवेन्यू सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी वो तो डाउन हो गई ना। आपको या तो 20% से कमाना है या तो उससे ज्यादा से कमाना है, ताकि आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 20 से ज्यादा मिले। समझ में आई भाई? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप इन जनरल 20% कमाते हो और आप अपने रिटेन्ड अर्निंग में 20% से कम कमाओगे, तो ओवरऑल तो आपकी अर्निंग कम हो गई ना। आपको या तो 20% कमाना पड़ेगा या तो उससे ज्यादा कमाना पड़ेगा। 20% कमाने के लिए आप करंट बिजनेस में लगा लो, 20% कमाने के लिए आप न्यू बिजनेस में लगा लो। और अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते हो तो आप क्या करो, रीपर्चेस कर लो स्टॉक्स को। रीपर्चेस करने से क्या होगा कि मान लीजिए मेरे पास थे 50 करोड़ रुपए थे, ठीक है, और 10 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी थी, इक्विटी शेयर्स थे। तो हर एक बंदे को, अब लेट्स से इंडिविजुअल के बाद में सोचते कि 10 लोग खड़े हुए हैं और उस 50 रुपए आपको बांटने के लिए, तो आप हर किसी को कितना बांटोगे? 5-5 रुपए बांटोगे। आपने क्या किया, ये बोला कि 10 रुपए ज्यादा है, मैं एक काम करता 5 लोगों को मैं आपको पैसा दे देता। तो आप लोग 5 लोगों को पैसा दे दिया और वो खुशी खुशी 5 रुपए लेके चले गए। अब आपके पास 10 की जगह 5 बचे। नेक्स्ट ईयर फिर से कंपनी ने 50 करोड़ कमाया। अब आपको कितना मिलेगा? क्योंकि सिर्फ 5 लोग बचे, 10-10 रुपए मिलेगा। आपकी अर्निंग डबल हो गई ना। आपको पहले जिस शेयर को होल्ड करने में 5 रुपए मिल रहा था, अब उसी शेयर को होल्ड करने में 10 रुपए मिल रहे हैं। स्टॉक प्राइस बढ़ गई। जाहिर सी बात है, अगर आज स्टॉक प्राइस चल रही थी 200 रुपए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 500 रुपए के आसपास स्टॉक प्राइस चलेगा। तो जैसे ही, इसीलिए तो जब बायबैक होता है शेयर का, प्राइस स्टॉक का बढ़ जाता है। जैसे ही बायबैक होता है शेयर का, प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर को समझ में आता है कि कंपनी तो 50 करोड़ या समथिंग जो भी अमाउंट है वो अर्न कर रही है। आज नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा है, इसलिए मेरे को मिल नहीं पाता है पैसा। जब कल शेयर होल्डर कम हो गए, कमती हो गए शेयर होल्डर, तो मेरे को तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना, बशर्ते कि प्रॉफिट मेंटेन हो। राइट? सो ये इंपॉर्टेंस है परचेज ऑफ, रीपर्चेज ऑफ स्टॉक या स्टॉक बायबैक का। ठीक है, एक बार समराइज करें इसको, थोड़ा हैवी हो गया। सो हम बात कर रहे हैं कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है। अगर वो पैसा कंपनी प्लांट एंड मशीनरी में या अपने ऑपरेशन को मेंटेन करने में लगाती हैं, तो वो कंपनीज के ऊपर हम थोड़ा कमती ध्यान देंगे। बट अगर वो कंपनी बिजनेस एक्सपांड करने में लगाती है, न्यू बिजनेस करने में लगाती है और स्टॉक परचेस करने में लगाती है, सो हमें थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा हमारे स्टॉक सिलेक्शन में। ठीक है, तो ये था यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब लास्ट है प्रोडक्ट प्राइसिंग फ्रीडम। हमने थोड़ा बात किया हुआ इससे पहले। प्रोडक्ट प्राइसिंग फ्रीडम मतलब क्या? एज अ एक कंपनी लीवाइस की बात करें या एप्पल की बात करें, एप्पल बेस्ट एग्जांपल है वैसे तो। जब आप एक फोन लेना है आपको और आपने डिसाइड किया कि मैं एप्पल का फोन लूंगा, तो आप क्या यह देखते हो कि लास्ट ईयर यार इसका प्राइस 1.5 लाख था, आज तो इसने 2 लाख कर दिया, मैं नहीं लूंगा। बहुत कम लोग हैं जो ये चीज देखते हैं। उनका अगर उनको एप्पल लेना है ना, एप्पल आईफोन लेना है, तो वो आईफोन लेंगे, चाहे वो 2 लाख का हो या 2.5 लाख का। बहुत कम लोग हैं जो सोचेंगे नहीं यार इतना महंगा मैं नहीं ले सकता। आप ब्रांड में जा रहे हो, आप क्वालिटी पे जा रहे हो। आपको लगता है कि एप्पल का जो फोन है वो क्वालिटी एज कम्पेयर टू द एंड्रॉइड, पर आप जब लिवाइस का जींस लेते हो या लिवाइस का और कुछ क्लोथ लेते हो, तो आप ये नहीं देखते हो कि यार मार्केट में तो 500 रुपए में टी शर्ट या 500 रुपए में जींस मिल रहा है, मैं इसको क्यों लूं? नहीं, लिवाइस मतलब लिवाइस मेरे को लेना है, रिबॉक मतलब रिबॉक के शूज लेने। राइट? सो क्या कंपनी इतनी फ्रीडम क्या बोलते हैं एंजॉय कर रही है कि वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सके, फ्री टू राइज इस प्राइस? अगर हाँ, तो वो स्टॉक हमारे लिए प्राइम स्टॉक है। रीजन हम पहले ही समझ चुके हैं कि जितनी ज्यादा वो फ्रीडम से प्रॉफिट चार्ज करेगा, उतना ज्यादा इनकम इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा मेरा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा। सिंपल। ठीक है, तो ये कहलाता है प्रोडक्ट प्राइसिंग फ्रीडम। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग फ्रीडम एंजॉय कर रही है, तो हम उस कंपनी को प्रीफर करेंगे। ठीक है, सो ये थे हमारे सारे टॉपिक। चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं, समराइज कर दूं। सो बफेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, जो कि कहलाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, सॉरी, जो कि कहलाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, वो दो भागों में हमने बांटा, व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय। व्हेन टू बाय हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट टू बाय मतलब
किस कंपनी को बाय करना है, क्या किसी भी कंपनी को बाय कर लें? तो हमने सीखा नहीं, किसी भी कंपनी को बाय नहीं करने का है। आपको क्या देखने का है कंपनी में कि क्या वो कमोडिटी टाइप बिजनेस है या मोनोपोली टाइप बिजनेस है। कैसे पता करूं भाई कि मोनोपोली की कमोडिटी टाइप बिजनेस है? तो हमने बोला मोनोपोली टाइप बिजनेस को फाइंड आउट करने का कुछ तरीका है। क्या तरीका है मोनोपोली टाइप बिजनेस को फाइंड आउट करने का? सो क्या वो कंपनी ब्रांड नेम प्रोडक्ट सेल करती है? क्या वो हाई प्राइस चार्ज कर सकती है? क्या उसे मेजर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है साल टू साल? हर साल क्या उसको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को चेंज करने के लिए? क्या वो डेट फ्री है? राइट। सो अगर ये सब चीजें हैं या इनमें से कुछ चीजें दिख रही हैं आपको, तो हाँ वो मोनोपोली टाइप बिजनेस है। वो अपने एनालिसिस लिस्ट में लिख लो, इस कंपनी को और फर्दर एनालाइज करने का है। नहीं वो तो भाई जेनरिक प्रोडक्ट करती है, नहीं हम परचेज नहीं करने वाले। नहीं उसका तो प्राइस कंपटीशन के कारण भाई उसका प्रॉफिट एकदम लो है, नहीं करने वाले। नहीं उसको तो हर साल, हर 3 साल, हर 2 साल में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसकी पूरी रिटेन अर्निंग तो इसी में चले जाती है, नहीं हम नहीं देखने वाले। उसके पास तो इतना डेट है कि वो 10 साल में नहीं चुका पाएगा अपनी अर्निंग के साथ, अपनी अर्निंग के साथ, इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं भाई हम परचेज नहीं करेंगे, हम उसको एनालाइज फर्दर नहीं करेंगे। राइट। तो दूसरा चीज था आइडेंटिफाइंग अर्निंग। याद है हमने अब उसमें सीखा था कि एक कंपनी का जो ट्रेंड है 1.2, 1.3, 1.35, 1.4 है, और जो दूसरी कंपनी है उसका 1.3 माइनस 0.1, 1.2 माइनस 0.9 ऐसा है। तो जो कंपनीज का जो अप ट्रेंड है और स्ट्रांग है और वो पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा, हम उस कंपनी को प्रीफर करेंगे एज कंपेयर टू अदर कंपनी। ये हमने सीखा था आइडेंटिफाइंग अर्निंग ट्रेंड्स में। एनालाइजिंग ऑफ डेट में हमने ये सीखा कि डेट इक्विटी रेशियो इज नॉट द गुड वे टू एनालाइज द कंपनी, इंस्टीड डेट बाय नेट प्रॉफिट, डेट बाय नेट प्रॉफिट इज द गुड वे, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि कितने सालों में एक कंपनी अपने रेवेन्यू के थ्रू डेट को, सॉरी रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट के थ्रू अपने डेट को रिपे कर सकती है। वो हमने सीखा था एनालाइजिंग डेट में। रिटर्न ऑफ इक्विटी में हमने क्या सीखा कि जितना हाई प्रॉफिट चार्ज कर पाएगी उतना आरओई ज्यादा होगा, और जितना आरओई ज्यादा होगा हम उस कंपनी को प्रीफर करेंगे। मिनिमम जो आरओई है वो 15 से 20% होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। अभी अभी हमने सीखा यूज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग में हमने क्या सीखा? एक कंपनी है जिसको प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, मैंडेटरी है, नहीं तो वो जी नहीं पाएगी, वो बंद हो जाएगी। ऐसी कंपनीज को हम प्रीफर नहीं करेंगे मोस्टली। एक कंपनी है जो न्यू बिजनेस एक्वायर कर रही है या ओल्ड बिजनेस को और एक्सपांड कर रही है या फिर बायबैक कर रही है, तो इन कंपनी में हम थोड़ा ध्यान देंगे और फर्दर एनालाइज करेंगे। लास्ट में हमने सीखा कि क्या वो कंपनी के प्रोडक्ट प्राइसिंग फ्रीडम है, अगर हाँ वो अपना प्राइस हाइक या राइस कर सकती है बिना सोचे। एक कोट है कि अगर इस कंपनी को भगवान से प्रार्थना करने पड़ती है प्राइस राइज करने से पहले, प्राइस बढ़ाने से पहले, तो उस कंपनी में हमको इन्वेस्ट नहीं करने का। राइट। तो ऐसी कंपनीज जो अपनी प्राइस इंक्रीज कर सकती है विदाउट लूजिंग मच कस्टमर, मैं नो कस्टमर नहीं बोला, कुछ कुछ कस्टमर तो छोड़ के जाएंगे, बट ज्यादा कस्टमर छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि ब्रांड है उसका या लोग पसंद करते हैं उसके प्रोडक्ट को, तो वो कंपनी हमको सेलेक्ट करनी है, एनालाइज करना है और देखना है कि क्या हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये था वॉरेन बफेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एनालाइज करने में थोड़ा मेहनत तो जरूर लगता है बट बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिंग है। और हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं व्हेन टू बाय। आपने कंपनी तो फाइनलाइज कर ली, कंपनी ए, सी और ई जो है वो इन्वेस्ट करने लायक है या फिर कंपनी ए इन्वेस्ट करने लायक है, तो क्या आज ही जाके परचेस कर लो? नहीं, वेट करो, कब परचेस करना है वो हम बताएंगे। ठीक है। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और आपको क्या लगता है, किस चीज में मैं डिटेल में जाऊं या क्या आपको और सीखने का मन है। मैं जरूर आपके लिए कोशिश करूंगा वो लाने की। तो इस वीडियो में अभी तक अगर आप बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, व्हेन टू बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के सीरीज में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय।